हेलो बच्चों, कैसे हो। क्लास 12 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है रिलेशन। आज हम वही चैप्टर करने वाले हैं, रिलेशन, और एक ही बार में हम पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे। चलिए करते हैं स्टार्ट। रिलेशन, देखिए रिलेशन में सबसे पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमें जानना जरूरी है, और उनमें सबसे पहले है ऑर्डर्ड पेयर। देखिए ऑर्डर्ड पेयर में दो वर्ड हैं, एक ऑर्डर और एक पेयर। पेयर का मतलब होता है दो, जैसे किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो या किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्मेट में लिखें। और ऑर्डर का मतलब जहां ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है। अगर किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट 2 3 है तो इट मींस 2 एब्सिस है और 3 ऑर्डिनेट है उसका। अगर हम इनको बदल दें, 3 2 कर लें तो 3 एब्सिसा हो जाएगा, 2 ऑर्डिनेट हो जाए, तो पॉइंट बदल गया हमारा। तो जहां ऑर्डर इंपॉर्टेंट हो और दो हो, वो उसको बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। और इसको राउंड ब्रैकेट से एनक्लोज करके लिखते हैं इस तरीके से। किसी भी ऑर्डर्ड पेयर को इस तरीके से लिखा जाता है ए बी। फर्स्ट एलिमेंट ए है और सेकंड एलिमेंट बी है। ना इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, देखिए दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल अगर हैं, यानी कि A1 B1 इज इक्वल टू A2 B2, इट इंप्लाइज एंड इंप्लाइड बाय मतलब कि अगर ये दो ऑर्डर्ड पेयर हैं, तो ये जो A1 इक्वल टू A2 होगा एंड B1 इक्वल टू B2 होगा। अगर दो ऑर्डर्ड पेयर आपस में इक्वल है तो उनके फर्स्ट एलिमेंट आपस में इक्वल होंगे और सेकंड एलिमेंट आपस में इक्वल होंगे। और इंप्लाइड बाय मींस कि अगर A1 इक्वल टू A2 है और B1 इक्वल टू B2 है तो ऑर्डर्ड पेयर A1 B1 इक्वल टू A2 B2 होगा। देखिए एक्चुअली ये जो दो ऑर्डर्ड पेयर नजर आ रहे हैं, ये दो ऑर्डर्ड पेयर नहीं है। अगर ये इक्वल है तो ये एक ही ऑर्डर्ड पेयर है, क्योंकि A1 इक्वल टू A2 है तो ये भी A1 ही होगा, और ये जो B2 है ये B1 है, तो इसमें इट मींस कि ये B1 होगा, तो A1 B1 ही होगा। ये सेम ऑर्डर्ड पेयर है। तो दिस इज कॉल्ड द यूनिकनेस ऑफ एन ऑर्डर्ड पेयर। तो ये कोई भी ऑर्डर्ड पेयर यूनिक होता है। अगर वो इक्वल होगा तो केवल खुद के इक्वल हो सकता है, किसी दूसरे ऑर्डर्ड पेयर के इक्वल नहीं होगा। नाउ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम A क्रॉस B इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। और ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है दो सेट का, दिस इज ऑल्सो ए सेट, एंड दिस इज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। ये ऑर्डर्ड पेयर का सेट होगा, ए बी ऑर्डर्ड पेयर सच दैट, और वो ऑर्डर्ड पेयर इस तरीके से होंगे, जो फर्स्ट एलिमेंट है ऑर्डर्ड पेयर का वो फर्स्ट सेट को बिलोंग करेगा, और जो सेकंड एलिमेंट है वो सेकंड सेट को बिलोंग करेगा। इट मींस कि जितने भी ऑर्डर्ड पेयर इस तरीके से बना सकते हैं जिसमें फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट को बिलोंग करे और सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट को बिलोंग करे, जितने भी एलिमेंट्स हैं उन ऑर्डर्ड पेयर का अगर एक सेट बना दे तो दैट सेट इज सेट टू बी द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। हम एक एग्जांपल ले लें। सपोज सेट ए है जिसमें दो एलिमेंट हैं एक्स वाई, एंड सेट बी इसमें सपोज तीन एलिमेंट है एल एम और एन। ये तीन एलिमेंट है इसके अंदर, और हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स लेना है। तो ए क्रॉस बी अगर करें तो जितने भी पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर होंगे जिसमें फर्स्ट एलिमेंट सेट ए से आए यानी कि एक्स वाई में से कुछ हो, और जो सेकंड एलिमेंट है वो सेट बी से आए यानी कि एल एम एन में से कुछ हो, तो जो ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे वो बनेंगे एक्स एल एक्स एम एक्स एन, उसी तरीके से वाई एल वाई एम वाई एन। ये टोटल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर हमारे बन सकते हैं। तो क्योंकि यहां पर दो एलिमेंट है और यहां पर तीन एलिमेंट है, जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो ए क्रॉस बी के अंदर वो 6 होंगे, 2 into 3। इट मींस ये हुआ कि अगर कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए इज सपोज ए, ए सेट के अंदर ए एलिमेंट है, और कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बी सपोज बी है,
तो कार्डिनल नंबर ऑफ ए क्रॉस बी विल बी ए बी। तो जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो ए बी होंगे ए क्रॉस बी के अंदर। और अगर हम बी क्रॉस ए लें, सपोज बी क्रॉस ए, तो बी क्रॉस ए में जो फर्स्ट एलिमेंट है वो बी सेट है, जो फर्स्ट सेट है वो बी सेट है और सेकंड सेट ए सेट है। तो जो ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे उसमें फर्स्ट एलिमेंट बी सेट से आएगा और सेकंड एलिमेंट ए सेट से आएगा। यानी कि जो ऑर्डर्ड पेयर आएंगे वो बनेंगे एल एक्स, एल वाई, एम एक्स, एम वाई, एन एक्स, एन वाई। और देखिए क्लियरली, क्योंकि हमने ऑर्डर्ड पेयर की इक्वलिटी में देखा है कि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए और सेकंड एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए अगर दो ऑर्डर्ड पेयर आपस में इक्वल है। यहां पर ये जो एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर है एक्सएल, ये जो एलिमेंट है ए क्रॉस बी का, ये बी क्रॉस ए में एल एक्स है, तो डिफरेंट एलिमेंट हुआ ये इसका डिफरेंट एलिमेंट है। तो इट मींस कि ये जो सेट है ए क्रॉस बी और सेट बी क्रॉस ए ये आपस में इक्वल नहीं है। तो इट मींस ए क्रॉस बी is not equal to B cross A. A cross B is not equal to B cross A. It means जो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स है वो कम्यूटेटिव नहीं होता, नॉन कम्यूटेटिव है, नॉट कम्यूटेटिव। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स इज नॉट कम्यूटेटिव। तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दो डिफरेंट सेट्स होंगे, ये है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। नाउ अब मूव करते हैं रिलेशन की तरफ। नाउ रिलेशन, सपोज आर इज ए रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। सेट ए से सेट बी पर एक रिलेशन डिफाइंड है। इसका मतलब यह है कि जो सेट ए के एलिमेंट हैं वो रिलेटेड हैं सेट बी के एलिमेंट से किसी रिलेशन से। तो अगर R is a subset of A cross B, then R will be a relation from set A to set B. It means that R is also a set and this is a set, this is a subset of A cross B. A cross B का जो सबसेट होंगे वो सब रिलेशन होंगे, जितने भी सबसेट डिफाइन किए जा सकते हैं A क्रॉस B के वो सब रिलेशन होंगे। तो R must be a subset of A क्रॉस B। जैसे अभी हमने A क्रॉस B सेट बनाया, तो A क्रॉस B के सबसेट, उसमें 6 एलिमेंट थे हमारे A क्रॉस B के अंदर, तो जो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स हो सकते हैं वो 2 टू द पावर 6 होंगे। कि किसी सेट के अंदर अगर n एलिमेंट है तो जो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स बनते हैं वो 2 टू द पावर n होंगे। तो इट मींस कि वहां हमारे A क्रॉस B के अंदर 6 एलिमेंट थे, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन जो डिफाइन हो सकते हैं फ्रॉम सेट ए टू सेट बी वो 2 टू द पावर 6 होंगे। यानी कि 64 टाइप के रिलेशन हम डिफाइन कर सकते हैं फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, जिनमें कि सेट ए में केवल 2 एलिमेंट थे और सेट बी में 3 एलिमेंट थे। जिनमें से कुछ रिलेशन मैं डिफाइन करता हूं, उससे पहले टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस, इट विल बी 2 टू द पावर ए बी, क्योंकि ए क्रॉस बी के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए बी थे, तो जो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे वो 2 टू द पावर ए बी होंगे, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस भी 2 टू द पावर ए बी होंगे। चलिए कुछ रिलेशन हम डिफाइन करते हैं जो ए क्रॉस बी के सबसेट है। तो सपोज हम एक सबसेट ले लेते हैं एक्सएल, जिसमें एक एलिमेंट है केवल एक्सएल, तो ये एक रिलेशन है क्योंकि ये सबसेट है। नाउ एक दूसरा रिलेशन ले R2, इसमें एलिमेंट है XL, XM, XN। सपोज इसमें 3 एलिमेंट हैं एंड दिस इज ऑल्सो ए सबसेट ऑफ A क्रॉस B, तो ये भी एक रिलेशन है। R3 इज XL, YL, ये एक रिलेशन हमने और डिफाइन कर लिया। और एक रिलेशन और डिफाइन कर लेते हैं, ये है XL, YL, XM, YN।
ये हमने चार रिलेशन डिफाइन कर लिए, चार रिलेशन जो ए क्रॉस बी के सबसेट थे उनको हमने ले लिया ना। अब क्योंकि ये रिलेशन ए क्रॉस बी के सबसेट्स हैं और ए क्रॉस बी ऑर्डर्ड पेयर का एक सेट था, तो उसके सबसेट भी ऑर्डर्ड पेयर के सेट होंगे। तो इट मींस ये जो रिलेशन है ये ऑर्डर्ड पेयर के सेट है। तो इन रिलेशन में जितने भी ये ऑर्डर्ड पेयर आए हैं, उन ऑर्डर्ड पेयर के अगर फर्स्ट एलिमेंट को कलेक्ट कर लूं और उनका एक सेट बना दूं, तो दैट सेट इज सेड टू बी द डोमेन ऑफ द रिलेशन। तो डोमेन ऑफ अ रिलेशन, डोमेन ऑफ अ रिलेशन, ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट को कलेक्ट करके जो सेट बनेगा, दैट सेट इज सेड टू बी द डोमेन सेट। डोमेन, तो डोमेन ऑफ R1 अगर हम कहें, डोमेन ऑफ R1 का डोमेन, तो ये एक ऑर्डर्ड पेयर है एक्सएल और इसका फर्स्ट एलिमेंट है एक्स। तो ये एक्स, ये एक सेट होगा, दिस इज डोमेन ऑफ R1। डोमेन ऑफ R2, इज इक्वल टू, देखिए R2 में जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको कलेक्ट करें तो वो भी केवल x है, तो इट मींस ये हमारा डोमेन सेट है। तो डोमेन ऑफ R3 देखें, डोमेन ऑफ R3, दिस विल बी, यहां फर्स्ट एलिमेंट को अगर कलेक्ट करेंगे तो x और y ये दोनों में मिलेंगे, तो ये हुआ x y। और उसी तरीके से डोमेन ऑफ R4 ये भी x y होगा। तो ये है डोमेन। अगर रिलेशन के ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट को कलेक्ट कर ले और उनका एक सेट बना दे, तो दैट सेट इज कॉल्ड द डोमेन सेट। तो ये हमारे हैं डोमेन। नाउ रेंज ऑफ ए रिलेशन, देखिए रेंज ऑफ ए रिलेशन क्या होगा, रेंज ऑफ ए रिलेशन, अगर हम सेकेंड एलिमेंट को कलेक्ट कर लें, जैसे डोमेन में हमने फर्स्ट एलिमेंट को कलेक्ट किया था, यहां अगर सेकेंड एलिमेंट को कलेक्ट कर लें और वो जो सेट बनेगा, दैट सेट इज कॉल्ड द रेंज ऑफ द रिलेशन। तो अगर हम R1 का रिलेशन, R1 का रेंज लें तो केवल L एलिमेंट होगा उसके अंदर। तो रेंज ऑफ R1, ये हमारे पास एक ही एलिमेंट होगा इसके अंदर एंड दैट इज L। उसी तरीके से रेंज ऑफ R2 लें, रेंज ऑफ R2, R2 में L M N तीन एलिमेंट आए हैं, तो ये हो गया L M N, ये हुआ रेंज R2 का। R3 का रेंज L केवल होगा और R4 में L M और N तीनों एलिमेंट होंगे। तो रेंज ऑफ R3 इक्वल टू केवल L एलिमेंट है हमारा, और रेंज ऑफ R4 इसमें L M और N ये एलिमेंट हमारे होंगे। देखिए अब जो डोमेन सेट है वो ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट को कलेक्ट करके बना, और ये जो ऑर्डर्ड पेयर थे ये ए क्रॉस बी के एलिमेंट थे, क्योंकि जो रिलेशन है वो ए क्रॉस बी का सबसेट है। तो जो ए क्रॉस बी के ऑर्डर्ड पेयर थे उन्हीं में से ये फर्स्ट एलिमेंट निकला है। तो और जो ए क्रॉस बी में ऑर्डर्ड पेयर बने थे उसमें फर्स्ट एलिमेंट सेट ए का आया था। तो इट मींस कि डोमेन सेट में जो फर्स्ट एलिमेंट आएगा वो सेट ए का एलिमेंट होगा। तो इट मीन जो डोमेन ऑफ ए रिलेशन है वो ए सेट का सबसेट होगा। तो डोमेन इज ऑलवेज ए, डोमेन इज ए सबसेट ऑफ ए। उसी तरीके जो सेकंड एलिमेंट आया ऑर्डर पेयर का वो सेट बी से आया था। तो इट मीन जो रेंज सेट है वो हमारा सेट बी का सबसेट होगा। तो रेंज सेट इज ए सबसेट ऑफ सेट बी एंड सेट बी एज ए होल इज कॉल्ड कोडोमेन सेट। ये कोडोमेन सेट होता है। तो तीन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, डोमेन ऑफ ए रिलेशन, रेंज ऑफ ए रिलेशन एंड कोडोमेन ऑफ ए रिलेशन।
अगर रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी पर डिफाइन किया गया है तो सेट बी एज ए होल इज सेट टू बी द कोडोमेन ऑफ द रिलेशन. नाउ इनवर्स ऑफ ए रिलेशन, इनवर्स ऑफ ए रिलेशन देखिए, अगर एक रिलेशन डिफाइन किया गया है फ्रॉम सेट ए टू सेट बी और ए बी ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन को बिलोंग करता है, इट मींस ए इज रिलेटेड टू बी बाय रिलेशन आर, द इनवर्स रिलेशन आर इनवर्स will be defined from set A, set B to set A and BA belongs to R इनवर्स होगा. यानी कि ऑर्डर्ड पेयर फॉर्मेट में अगर हम बात करें तो जो ऑर्डर्ड पेयर हैं अगर उनको रिवर्स कर दिया जाए, फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट को आपस में रिप्लेस कर दिया जाए, तो जो सेट बनेगा, रिलेशन का जो सेट बनेगा, दैट विल बी इनवर्स रिलेशन. वो इनवर्स रिलेशन होगा. इसका मतलब ये हुआ कि जो डोमेन ऑफ आर इनवर्स होगा वो रेंज ऑफ आर होगा और जो रेंज ऑफ आर इनवर्स होगा दैट विल बी डोमेन ऑफ आर. जो फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट है वो आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे इनवर्स रिलेशन में. ठीक है. नाउ अब करते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन. टाइप्स ऑफ रिलेशन देखिए, क्योंकि जो रिलेशन है वो सबसेट है ए क्रॉस बी का, और हम जानते हैं किसी भी सेट के दो सबसेट जरूर होते हैं, एक नल सेट और एक वो खुद अपना. तो अगर किसी सेट के दो सबसेट जरूर होंगे तो इट मींस दो रिलेशन जरूर होंगे. तो सबसे पहले है नल रिलेशन. टाइप्स ऑफ रिलेशन. और टाइप्स ऑफ रिलेशन में सबसे पहले है नल रिलेशन, या इसको हम वॉइड रिलेशन भी बोलते हैं या फिर एम्प्टी रिलेशन भी हम कह सकते हैं. वॉइड रिलेशन या एम्प्टी रिलेशन, क्योंकि नल सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो इट मींस इट इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी आल्सो. तो अगर ए क्रॉस बी का सबसेट है तो ये रिलेशन है. तो दिस इज ए रिलेशन. मतलब कोई भी एलिमेंट सेट ए का सेट बी से रिलेट नहीं कर रहा बाय दिस रिलेशन, तो रिलेशन नल रिलेशन होगा, यानी कि इसमें कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं होगा. सपोज एक सेट ले लें हम ए और उस सेट के अंदर एलिमेंट्स हैं 2 4 6 8 10 और इस पर एक रिलेशन डिफाइन कर दें आर ए बी सच दैट a minus b is an odd integer. a minus b is an odd integer. और ये जो a और b हैं ये दोनों a को बिलोंग करते हैं, यानी कि सेट a के एलिमेंट हैं ये. तो अगर a और b दोनों ही सेट a के एलिमेंट हैं, और क्योंकि सेट a में जितने भी इंटीजर्स हैं वो सब इवन इंटीजर हैं, तो उनका जो डिफरेंस होगा वो कभी भी ऑड इंटीजर नहीं हो सकता. यानी कि कोई भी पेयर नहीं बनेगा, ए और बी की वैल्यू कोई भी ऐसी नहीं हो सकती जिनका डिफरेंस एक ऑड इंटीजर बने. तो इट मींस दिस विल बी ए नल सेट. ये एक नल सेट होगा एंड दैट इज अ नल रिलेशन. वो एक नल रिलेशन बना. अब देखिए, हमने यहां पर एक चीज देखी है कि जो ए क्रॉस बी का सबसेट होता है, यानी कि ए सेट से बी सेट पर एक रिलेशन डिफाइन किया जाता है. यहां पर हमने क्या किया कि यहां पर दोनों ही एलिमेंट, फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट सेट ए के एलिमेंट थे. तो अगर दोनों ही एलिमेंट सेट ए के एलिमेंट हो, फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट, यानी कि किसी सेट के एलिमेंट खुद
उसी सेट के दूसरे एलिमेंट के साथ में रिलेट करे, तो दिस इज कॉल्ड रिलेशन ऑन ए सेट। यहां पर हमने किया था पहले कि रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। अब हम देख रहे हैं रिलेशन ऑन ए सेट। रिलेशन ऑन ए सेट, रिलेशन ऑन ए सेट में जो आर होगा वो ए टू ए ही डिफाइन होगा, यानी कि फर्स्ट सेट और सेकंड सेट सेम होंगे, आइडेंटिकल होंगे, एंड आर विल बी ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, वो ए क्रॉस ए का सबसेट होगा। यहां हमने रिलेशन ऑन ए सेट यूज किया था। नाउ सबसे पहले हमने देखा नल रिलेशन, नाउ यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन, देखिए यूनिवर्सल रिलेशन में क्या है, क्योंकि हर सेट खुद का सबसेट जरूर होता है, तो इट मींस कि जो ए क्रॉस बी है इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी इटसेल्फ इज अ रिलेशन, और ये जो रिलेशन है दिस रिलेशन इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन। जैसे इसी सेट में हम ले लें कि सेट ए है हमारे पास 2 4 6 8, और रिलेशन अब हम डिफाइन करें आर इक्वल टू ए बी such that a minus b belongs to integer, suppose, and ab belongs to a। देखिए यहां पर हमने क्या लिया था कि यहां पर जो a माइनस बी था वो एक ऑड इंटीजर होना चाहिए था, यहां हमने कह दिया कि ये एक इंटीजर होना चाहिए। तो क्योंकि a सेट के जो एलिमेंट है वो इंटीजर ही है और उनका डिफरेंस लेंगे, किन्हीं भी दो एलिमेंट को अगर हम ले लेंगे तो उनका जो डिफरेंस होगा दैट विल बी एन इंटीजर। तो इट मींस कि जितने भी पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर बन सकते हैं वो सब इसके अंदर आएंगे, यानी कि सबसे पहले 2 2 आएगा, फिर 2 4 2 6 2 8 2 10, यानी कि 2 सभी के साथ रिलेट करेगा क्योंकि उनका डिफरेंस एक इंटीजर होगा। उसी तरीके से 4 भी सभी के साथ रिलेट करेगा, 4 2 4 4 4 6 4 8 4 10 वो भी सभी के साथ रिलेट करेगा। तो जितने भी पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर हैं वो सब बनेंगे, और सब बनेंगे तो वो ए क्रॉस ए सेट बन जाएगा, ए क्रॉस ए सेट बन जाएगा, तो वो एक यूनिवर्सल रिलेशन होगा, दैट विल बी अ यूनिवर्सल रिलेशन। नाउ नेक्स्ट इज आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन, देखिए आइडेंटिटी रिलेशन क्या है? आइडेंटिटी रिलेशन होता है कि किसी सेट पर डिफाइंड एक ऐसा रिलेशन जिसमें हर एलिमेंट केवल खुद से रिलेट करे, किसी और से रिलेट करे ना करे। एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली, केवल खुद से रिलेट कर रहा है, किसी और से रिलेट नहीं कर रहा, तो दैट रिलेशन इज सेड टू बी द आइडेंटिटी रिलेशन। तो आइडेंटिटी रिलेशन को अगर हम आई से रिप्रेजेंट कर लें, क्योंकि आइडेंटिटी है तो आई से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, और सपोज ये ए सेट पर डिफाइन किया गया है, आई ए लिख लिया, ए सेट पर डिफाइंड है, तो आइडेंटिटी रिलेशन जिसमें हर एलिमेंट खुद से ही रिलेट करेगा उसको हम आइडेंटिटी रिलेशन बोलते हैं। जैसे मान लीजिए सेट ए ले लें, पहले सेट ए है हमारे पास, ए बी सी, 3 एलिमेंट है सपोज इसके अंदर, और आइडेंटिटी रिलेशन में हमने क्या बताया कि आइडेंटिटी रिलेशन में हर एलिमेंट खुद से रिलेट करना चाहिए, यानी कि ए से रिलेट करना चाहिए, बी से रिलेट करना चाहिए, और सी से रिलेट करना चाहिए। तो इट मींस ए बी एंड सी, अगर ये इस टाइप का कोई रिलेशन होगा तो दैट रिलेशन इज सेड टू बी द आइडेंटिटी रिलेशन। हर एलिमेंट खुद से रिलेट करेगा, किसी और से रिलेट नहीं करेगा, तो दिस रिलेशन इज सेड टू बी द आइडेंटिटी रिलेशन। तो क्लियरली आइडेंटिटी रिलेशन में उतने ही ऑर्डर्ड पेयर होंगे, नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर वही होगा जो सेट ए के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट है। अगर यहां 3 एलिमेंट है तो वहां ऑर्डर्ड पेयर भी 3 बनेंगे, क्योंकि हर एलिमेंट केवल खुद से ही रिलेट करेगा। तो दिस इज एन आइडेंटिटी रिलेशन, ये आइडेंटिटी रिलेशन है। चलिए करते हैं आगे। नाउ अब है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन,
देखिए, जो 12th क्लास में टाइप्स ऑफ रिलेशन सिलेबस में है, उसमें 3 तरह के रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। हम इनको तीनों को स्टडी करेंगे और इन तीनों को हम 2 तरीके से देखेंगे। सबसे पहले हम इसका लिटरल मीनिंग क्या है कि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होते हैं, किस तरीके से होते हैं, पहले ये देखेंगे और फिर मैथमेटिकली इस बात को हम कैसे कहेंगे। तो सबसे पहले हम थ्योरेटिकली देखते हैं कि इसका मतलब क्या है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव होने का। तो सबसे पहले हम कर रहे हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। देखिए, रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या है, नंबर 1 रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन है किसी भी सेट पर डिफाइन एक ऐसा रिलेशन इन विच एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, तो दैट रिलेशन इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव। अब थोड़ा सा ध्यान ये आता है कि जो आइडेंटिटी रिलेशन था वो भी यही था कि आइडेंटिटी रिलेशन में भी हर एलिमेंट खुद से ही रिलेट करता था, लेकिन डिफरेंस इज दिस कि आइडेंटिटी रिलेशन में हर एलिमेंट केवल खुद से रिलेट करता था, किसी और से रिलेट नहीं करता था। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में हर एलिमेंट खुद से रिलेट करेगा, किसी और से भी कर सकता है। आइडेंटिटी में केवल खुद से करेगा, लेकिन रिफ्लेक्सिव में खुद से करेगा मैंडेटरीली, लेकिन किसी और से भी रिलेट कर सकता है। तो दैट रिलेशन इज सेड टू बी द रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इट मींस every identity relation is reflexive, but every reflexive relation is not an identity relation. जैसे एग्जाम्पल ले, देखिए किसी भी रिलेशन की प्रॉब्लम में 2 चीजों का हमें पता होना चाहिए। एक तो सेट क्या है, किस सेट पर वो रिलेशन डिफाइंड है, और दूसरा रिलेशन क्या है। सपोज हम एक ले रहे हैं सेट ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइन, जितनी भी स्ट्रेट लाइन है उनका एक सेट अगर हम बना लेते हैं तो दैट इज अ सेट, और उस पर जो रिलेशन डिफाइन किया गया है, इन स्ट्रेट लाइन के बीच में जो रिलेशन डिफाइन किया गया है, दैट रिलेशन इज रिलेशन ऑफ पैरेललिज्म। और हम ये चेक करना चाहते हैं वेदर दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव और नॉट। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन में हमने क्या बोला कि हर एलिमेंट खुद से रिलेट करना चाहिए बाय दैट रिलेशन। तो इसका मतलब एवरी स्ट्रेट लाइन मस्ट बी रिलेटेड टू इटसेल्फ बाय द रिलेशन ऑफ पैरेललिज्म। तो हम ये कह सकते हैं कि एवरी स्ट्रेट लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ। कोई भी स्ट्रेट लाइन खुद के तो पैरेलल होगी, किसी और के हो या ना हो। तो इट मींस ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव होगा। सेट ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइन में जो रिलेशन ऑफ पैरेललिज्म है इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, क्योंकि हर स्ट्रेट लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ। खुद के तो पैरेलल जरूर होगी। तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, सेट ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइन में रिलेशन ऑफ पैरेललिज्म। अगर हम इसको कहते हैं कि सेट ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइन ही लेते, लेकिन जो रिलेशन है उसको बदल देते, उसको रिलेशन को हम बोलते हैं कि रिलेशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी है। सपोज कि L1 is perpendicular to L2, L1 is a straight line, L2 is another straight line, और L1 is perpendicular to L2। अगर हम ये कह रहे हैं तो इट मींस कि L1 L2 के परपेंडिकुलर है, और अगर रिफ्लेक्सिविटी अगर हम चेक करना चाहते हैं तो L1 L1 के पैरेलल परपेंडिकुलर होना चाहिए। लेकिन कोई भी स्ट्रेट लाइन खुद के परपेंडिकुलर नहीं होती, वो किसी दूसरे स्ट्रेट लाइन के परपेंडिकुलर हो सकती है। तो इट मींस दिस रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। कोई भी स्ट्रेट लाइन is not perpendicular to itself, तो it means relation is not reflexive। रिफ्लेक्सिव होने के लिए हर एलिमेंट को खुद से रिलेट करना पड़ेगा बाय दैट रिलेशन। तो सेट ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइन में पैरेललिज्म इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, बट परपेंडिकुलरिटी इज नॉट ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ओके, नाउ अगर हम चेंज करें एग्जांपल, अगर हम सेट को बदल लें और सेट ले लें सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, और उसमें देखें कि रिलेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, क्या ये रिफ्लेक्सिव है? तो सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल में जो कॉन्ग्रुएंसी का रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव होगा, क्योंकि एवरी ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ। कोई भी ट्रायंगल खुद के तो कॉन्ग्रुएंट है ही, किसी दूसरे के हो या ना हो। तो इट मींस अगर हर ट्रायंगल खुद के ही कॉन्ग्रुएंट है तो दैट रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, वो रिफ्लेक्सिव हो गया। उसी तरीके से सेट ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइन में अगर रिलेशन ऑफ सिमिलैरिटी देखे तो सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल में रिलेशन ऑफ सिमिलैरिटी इज आल्सो ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन, क्योंकि एवरी ट्रायंगल इज सिमिलर टू इटसेल्फ, तो इट मींस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्लियर हुआ कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन में हर एलिमेंट सेट का खुद से रिलेट करना चाहिए बाय दैट रिलेशन, तो रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। और एग्जांपल लेते हैं, सपोज सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, ये एक सेट है, और इस पे जो रिलेशन डिफाइन किया गया है वो ग्रेटर देन का रिलेशन डिफाइन किया है कि ए इज ग्रेटर देन बी। ए अगर ग्रेटर देन बी है
तो क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा? नो, ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, क्योंकि कोई भी नंबर खुद से ग्रेटर नहीं हो सकता। 2 इज नॉट ग्रेटर देन 2, तो रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। लेकिन सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर पे ही अगर हम रिलेशन को थोड़ा मॉडिफाई करें और हम ले रिलेशन ऑफ ग्रेटर देन और इक्वल टू, ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी, तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा, क्योंकि हम कह सकते हैं कि 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, 3 is greater than equal to 3. So every natural number is related to itself by the relation greater than or equal to it. It means this relation is reflexive. तो reflexive relation हुआ कि हर एलिमेंट खुद से रिलेट करना चाहिए by that relation, तो relation is said to be the reflexive relation. मैथमेटिकली हम इस बात को कैसे लिखते हैं कि अगर सेट ए पर रिलेशन डिफाइन किया गया है और रिलेशन है आर, तो ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। ए बिलोंग्स टू आर मतलब ए बिलोंग्स टू आर मतलब ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। ए बिलोंग्स टू आर का मतलब ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ फॉर ऑल, सभी ए के लिए जो ए को बिलोंग करते हैं। सेट ए के सभी एलिमेंट्स के लिए हर एलिमेंट खुद से रिलेट करता है तो रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो जाता है। तो मैथमेटिकली हम इस बात को ऐसे लिखते हैं, ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। या फिर एक और तरीका है लिखने का इसको, हम कहेंगे ए इज रिलेटेड टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। दिस इज ऑल्सो द वे, दोनों ही तरीके हैं, इन तरीके से हम इसको रिफ्लेक्सिव को लिखते हैं। नाउ नंबर 2, सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन, देखिए सिमेट्रिक रिलेशन क्या है, पहले इसको समझिए कि सिमेट्रिक रिलेशन होता क्या है। सिमेट्रिक रिलेशन में किसी सेट के लिए एक ऐसा रिलेशन जिसमें अगर कोई एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट से रिलेट करता है तो उसी रिलेशन से सेकंड एलिमेंट भी फर्स्ट एलिमेंट से रिलेट करना चाहिए। तो अगर ऐसा है तो रिलेशन इज सेड टू बी सिमेट्रिक। अगर ए बी से रिलेट करता है तो बी को भी उसी रिलेशन से ए से रिलेट करना चाहिए, तो रिलेशन हमारा सिमेट्रिक होगा। जैसे फिर वही एग्जांपल लें कि सेट ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइन में जो रिलेशन ऑफ पैरेललिज्म है वो सिमेट्रिक रिलेशन है, क्योंकि L1 स्ट्रेट लाइन इज पैरेलल टू L2 अगर है तो L2 इज आल्सो पैरेलल टू L1, L1 इज पैरेलल टू L2 देन L2 इज आल्सो पैरेलल टू L1, तो ये रिलेशन सिमेट्रिक हुआ। सेट ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइन में जो रिलेशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी था वो रिफ्लेक्सिव नहीं था बट इट इज सिमेट्रिक, क्योंकि इफ L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 देन L2 इज आल्सो परपेंडिकुलर टू L1, तो रिलेशन हमारा सिमेट्रिक होगा। सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल की बात करें, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल में रिलेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी और रिलेशन ऑफ सिमिलरिटी हमने देखा, तो दोनों रिफ्लेक्सिव थे। ये दोनों सिमेट्रिक भी होंगे, क्योंकि अगर ट्राइंगल डेल्टा 1 डेल्टा 2 के कॉन्ग्रुएंट है तो डेल्टा 2 इज आल्सो कॉन्ग्रुएंट टू डेल्टा 1। उसी तरीके से अगर डेल्टा 1 ट्राइंगल डेल्टा 2 ट्राइंगल के सिमिलर है तो डेल्टा 2 ट्राइंगल इज आल्सो सिमिलर टू डेल्टा 1, तो इट मींस ये दोनों रिलेशन भी सिमेट्रिक होंगे। लेकिन जो नेक्स्ट एग्जांपल हमने लिया था कि सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर पे ग्रेटर देन का जो रिलेशन था a इज ग्रेटर देन b, वो रिफ्लेक्सिव नहीं था, वो सिमेट्रिक भी नहीं होगा, क्योंकि अगर a ग्रेटर देन b है तो b ग्रेटर देन a नहीं हो सकता, तो ये रिलेशन हमारा सिमेट्रिक भी नहीं है। लेकिन जो a ग्रेटर देन इक्वल टू b था वो हमारा रिफ्लेक्सिव हो गया था, लेकिन वो सिमेट्रिक नहीं होगा। हम कहते हैं 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 बट 2 इज नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा। तो सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर पे a ग्रेटर देन b या a ग्रेटर देन इक्वल टू b दोनों ही रिलेशन हमारे सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। तो सिमेट्रिक रिलेशन के लिए अगर a एलिमेंट b एलिमेंट से रिलेट करता है तो b एलिमेंट भी उसी रिलेशन से a एलिमेंट से रिलेट करना चाहिए, तो रिलेशन सिमेट्रिक हो जाएगा। मैथमेटिकली इस बात को हम लिखेंगे कि अगर ab बिलोंग्स टू r है, AB belongs to R है, मतलब A is related to B है, तो it implies BA belongs to R, ये होना चाहिए।
सिमेट्रिक होने के लिए। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए इज द सेट जिस पर कि ये रिलेशन डिफाइन किया गया है, और ए बी जो एलिमेंट है वो सेट ए के एलिमेंट्स है। तो ये इसको लिखने का तरीका है मैथमेटिकली। या फिर दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि ए इज रिलेटेड टू बी implies B is related to A for all AB belongs to A, या ये है, ऐसे हम लिख सकते हैं। तो सिमेट्रिक रिलेशन हुआ कि अगर A B से रिलेट करता है किसी रिलेशन से, तो B भी A से रिलेट करना चाहिए उसी रिलेशन से, तो रिलेशन हमारा सिमेट्रिक हो जाएगा। नाउ थर्ड वन इज ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन, देखिए ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन में किसी सेट पर एक ऐसा रिलेशन कि अगर फर्स्ट एलिमेंट, कोई एलिमेंट किसी सेकंड एलिमेंट से रिलेट करता है किसी रिलेशन से, और उसी रिलेशन से सेकंड एलिमेंट थर्ड एलिमेंट से रिलेट करता है। अगर ए बी से रिलेट करता है और बी सी से रिलेट करता है उसी रिलेशन से, तो अगर ऐसा हो जाए तो ए सी से रिलेट करे बाय दैट रिलेशन, तो रिलेशन ट्रांजिटिव होगा। ए बी से रिलेट करे, बी सी से रिलेट करे, तो ए को सी से रिलेट करना चाहिए ट्रांजिटिव होने के लिए, तो वो रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव हो जाएगा। जैसे फिर वही एग्जांपल कि अगर सेट ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइन हम ले लें और उसमें रिलेशन ऑफ पैरेललिज्म की बात करें, तो दिस इज आल्सो ट्रांजिटिव रिलेशन, ये ट्रांजिटिव भी है। कैसे कि अगर L1 L2 के पैरेलल है और L2 L3 के पैरेलल है, तो इट मींस L1 और L3 भी पैरेलल होंगे, L1 L3 के भी पैरेलल होगी, तो रिलेशन ट्रांजिटिव हो गया। रिलेशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी की अगर बात करें तो वो ट्रांजिटिव नहीं होगा, क्योंकि अगर L1 L2 के परपेंडिकुलर है और L2 L3 के परपेंडिकुलर है, तो L1 L3 के परपेंडिकुलर होना जरूरी नहीं है। टू डायमेंशनल ज्योमेट्री में तो बिल्कुल नहीं होगा, बल्कि पैरेलल हो जाएगा। लेकिन थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में हो सकता है परपेंडिकुलर, हो सकता है ना हो, लेकिन ये मैंडेटरीली परपेंडिकुलर होना चाहिए, यानी कि ए सी से रिलेट करना चाहिए एवरी सर्कमस्टेंसेस में, हर एलिमेंट के लिए, तब रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव बनेगा। तो रिलेशन ऑफ पैरेललिज्म इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन on the set of all straight line, but relation of perpendicularity is not a transitive relation. Now set of all triangle में देख लें, जो relation of congruency था और relation of similarity वो ट्रांजिटिव भी होगा। ट्राइंगल डेल्टा 1 ट्राइंगल डेल्टा 2 के कॉन्ग्रेंट है, ट्राइंगल डेल्टा 2 ट्राइंगल डेल्टा 3 के कॉन्ग्रेंट है, तो डेल्टा 1 भी डेल्टा 3 के कॉन्ग्रेंट होगा। उसी तरीके से ट्राइंगल डेल्टा 1 ट्राइंगल डेल्टा 2 के सिमिलर है, डेल्टा 2 डेल्टा 3 के सिमिलर है, तो डेल्टा 1 डेल्टा 3 के सिमिलर होगा। तो ये दोनों रिलेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी और रिलेशन ऑफ सिमिलरिटी, ये ट्रांजिटिव रिलेशन होंगे ऑन द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। नाउ अब फिर वापस उसी पे आ जाएं कि सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर में ग्रेटर देन का रिलेशन ए ग्रेटर देन बी। देखिए ए, इफ ए इज ग्रेटर देन बी एंड बी इज ग्रेटर देन सी, तो ए इज आल्सो ग्रेटर देन सी, तो ये रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव होगा। तो रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं था, सिमेट्रिक भी नहीं था, बट ये ट्रांजिटिव होगा, ए ग्रेटर देन सी हो जाएगा। और अगर हम ग्रेटर रिलेशन ले ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी का, तो ये भी ट्रांजिटिव होगा। इफ ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी, बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी, देन ए इज आल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू सी। ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव था, सिमेट्रिक नहीं था और ट्रांजिटिव है, तो ये रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव है। तो मैथमेटिकली इस बात को हम कैसे लिखेंगे? मैथमेटिकली हम लिखते हैं कि ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर implies AC belongs to R for all ABC belongs to A सेट पर AB belongs to R मतलब AB से रिलेट करता है, BC belongs to R मतलब BC से रिलेट करता है, तो AC belongs to R होना चाहिए, मतलब A को C से रिलेट करना चाहिए सभी एलिमेंट्स के लिए।
या फिर दूसरा तरीका मैं इसको लिखने का कि A is related to B and B is related to C implies A is related to C for all A, B, C belongs to A. A, B, C belongs to A. तो हमारा रिलेशन ट्रांजिटिव हो जाएगा। देखिए हमने दोनों तरीके से देखा, थ्योरेटिकली रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव कैसे होता है, और मैथमेटिकली हम उस बात को कैसे लिखते हैं। एक चीज हमने देखी है कि ये जो तीनों रिलेशन है ये इंडिपेंडेंट है एक दूसरे के। कोई रिलेशन ऐसा हो सकता है केवल रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक ट्रांजिटिव ना हो, या केवल सिमेट्रिक हो रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव ना हो, या केवल ट्रांजिटिव हो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ना हो, या ऐसा हो सकता है कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक हो जाए ट्रांजिटिव ना हो, सिमेट्रिक ट्रांजिटिव हो जाए रिफ्लेक्सिव ना हो, या रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव हो जाए सिमेट्रिक ना हो। ऐसा हो सकता है। या कोई रिलेशन ऐसा भी हो सकता है जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। अगर कोई रिलेशन ऐसा है कि वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, तो दैट रिलेशन इज सेड टू बी इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन जो एग्जाम में सम आता है, बोर्ड एग्जाम में वो कंप्लीट सम आता है कि शो दैट द रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। और इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए हमें रिफ्लेक्सिव करना है, सिमेट्रिक करना है और ट्रांजिटिव करना होता है। चलिए देखिए इसमें अब हम इसकी कुछ प्रॉब्लम लेते हैं। किसी भी रिलेशन को रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, या तो हमें उसको प्रूव करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है, या हमें उसको रिफ्यूज करना है कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, या सिमेट्रिक नहीं है, या ट्रांजिटिव नहीं है। अगर हमें प्रूव करना है किसी भी रिलेशन को कि ये रिफ्लेक्सिव है या सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव, तो एक प्रॉपर प्रोसीजर होगा कि उससे हम ये प्रूव करेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव है। कि रिफ्लेक्सिविटी के लिए हम ए बिलोंग्स टू आर प्रूव करेंगे, सिमेट्रिक के लिए ए बी बिलोंग्स टू आर एज्यूम करेंगे और फिर प्रूव करेंगे कि बी ए बिलोंग्स टू आर होगा। ट्रांजिटिविटी के लिए ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर एज्यूम करेंगे और प्रूव करेंगे ए सी बिलोंग्स टू आर होगा, तो रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव हो जाएगा। अगर ये नहीं है तो हम इसको रिफ्यूज करेंगे। इसका मतलब कोई एलिमेंट ऐसा होगा जो खुद से रिलेट नहीं कर रहा होगा, तो रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, क्योंकि हर एलिमेंट खुद से रिलेट करना चाहिए। तो कोई ना कोई एलिमेंट हम ऐसा ढूंढ के निकालेंगे, ऐसा एग्जाम्पल देंगे कि देखिए ये एलिमेंट खुद से रिलेट नहीं कर रहा, तो ये इसका मतलब रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो दो टाइप के संबंध बनते हैं, एक तो प्रूव करना कि ये रिलेशन है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव, और दूसरा ये रिफ्यूज करना कि ये नहीं है। तो दोनों की एक एक प्रॉब्लम हम लेते हैं। तो सबसे पहले हम प्रूव करेंगे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, और ये रिलेशन हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, उस पर बेस्ड एक प्रॉब्लम। देखिए ये एक प्रॉब्लम है हमारे पास कि let n be a positive integer, prove that the relation R on the set Z of all integers defined by xy belongs to R implies and implied by x minus y is divisible by n is an equivalence relation. xy belongs to R, it means कि x minus y जो इनका डिफरेंस है that should be divisible by n, वो n से डिविजिबल होना चाहिए। तो हमें इसको इक्विवेलेंस रिलेशन शो करना है। अगर इक्विवेलेंस करना है तो हमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों रिलेशन हमें प्रूव करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में हमें प्रूव करना होता है कि ए बिलोंग्स टू आर, यहां पर एलिमेंट x और y यूज किए हैं तो xx बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो xx बिलोंग्स टू xy बिलोंग्स टू आर तब होता है जब x माइनस वाई डिविजिबल बाय n हो, और xx बिलोंग्स टू आर तब होगा जब x माइनस x डिविजिबल बाय n हो। तो वी हैव x माइनस x इक्वल टू 0 विच इज डिविजिबल बाय वो n से डिविजिबल होगा, क्योंकि 0 तो सबसे डिविजिबल होता है। तो अगर x माइनस x n से डिविजिबल है
तो इट मींस एक्स वाई एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जेड. इट मींस x, it means R is an equivalence, R is a reflexive relation. ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया. ठीक है. नाउ नंबर 2 सिमेट्रिक रिलेशन. देखिए सिमेट्रिक रिलेशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम एज्यूम करेंगे लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर. अगर एक्स वाई आर को बिलोंग करता है तो इट मींस एक्स माइनस वाई इज डिविजिबल बाय एन होगा. और अगर x माइनस वाई एन से डिविजिबल है तो इट कैन बी रिटन एज लैम्डा n. ये n का मल्टीपल होगा तो लैम्डा टाइम्स n होगा. और अगर x माइनस वाई लैम्डा टाइम्स n है तो इट मींस y माइनस x विल बी माइनस लैम्डा टाइम्स n. तो इट मींस के y माइनस x इज ऑल्सो डिविजिबल बाय n. और अगर y माइनस x n से डिविजिबल है तो yx बिलोंग्स टू r होगा. तो इट मींस yx बिलोंग्स टू r. और ये इसका मतलब होगा कि r इज सिमेट्रिक रिलेशन. r सिमेट्रिक रिलेशन होगा. ठीक है. r इज ए सिमेट्रिक रिलेशन. नाउ ट्रांजिटिव रिलेशन. देखिए ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन, इसमें हम लेके चलेंगे लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर. और हमें प्रूव करेंगे कि एक्स जेड बिलोंग टू आर होगा. देखिए अगर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर है तो इट मींस कि जो एक्स माइनस वाई है वो लैम्डा एन होगा और वाई माइनस जेड म्यू एन होगा, क्योंकि ये n के मल्टीपल होंगे दोनों. और अगर हम इन दोनों को ऐड कर लें, तो दिस विल बिकम x माइनस जेड इक्वल टू लैम्डा प्लस म्यू n. इस तरीके से बन जाएगा. y कैंसिल हो जाएगा, यहां से n कॉमन होगा, लैम्डा प्लस म्यू n. तो ये n का मल्टीपल है, लैम्डा प्लस म्यू टाइम्स है. तो इट मींस y x z आल्सो बिलोंग्स टू x z बिलोंग्स टू r. ये x z r को बिलोंग कर गया. और अगर x z r को बिलोंग कर रहा है तो इट मींस ये ट्रांजिटिव रिलेशन होगा. तो इट इंप्लाइज r इज ट्रांजिटिव रिलेशन. ये ट्रांजिटिव रिलेशन होगा. और अगर रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, तीनों है, तो रिलेशन इज सेड टू बी द इक्विवेलेंस रिलेशन. तो ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा. तो ये तो प्रूव करना हुआ कि किसी भी रिलेशन को प्रूव करना कि वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है. नाउ अब हम ये देखेंगे रिफ्यूज करना कि कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है या फिर ट्रांजिटिव नहीं है. तो उस पर बेस्ड एक प्रॉब्लम लेते हैं. देखिए ये एक और प्रॉब्लम है हमारे पास. चेक वेदर द रिलेशन R on R defined by R equal to AB such that A is less than equal to B cube is reflexive, symmetric और transitive. हमें चेक करना है कि ये जो रिलेशन है A लेस देन इक्वल टू B क्यूब का सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स पर, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिविटी के लिए हमें इसको चेक करना है कि ये है या नहीं है. तो सबसे पहले हम देखते हैं रिफ्लेक्सिव. देखिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए फिर वो ये कि हर एलिमेंट खुद से रिलेट करना चाहिए. यानी कि जो रिलेशन है वो a लेस देन इक्वल टू b क्यूब है. फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट के क्यूब से लेस देन और इक्वल टू है. इसका मतलब हर एलिमेंट अपने ही क्यूब से लेस देन इक्वल टू होना चाहिए. तो लेकिन अगर हम कुछ लें जैसे 1/2
is not less than equal to 1/2 क्यूब। 1/2 के क्यूब से स्मॉलर नहीं होता, कि 1/2 क्यूब तो 1/8 हो जाएगा, तो 1/2 इज ग्रेटर, तो 1/2 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 1/2 क्यूब। तो इट मींस कि जो 1/2 है ये आर को बिलोंग नहीं करेगा, और नहीं करेगा तो इट मींस आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। रिफ्लेक्सिव रिलेशन होने के लिए हर एलिमेंट खुद से रिलेट करना चाहिए। अगर एक भी एलिमेंट ऐसा है जो खुद से रिलेट नहीं कर रहा, कोई भी एलिमेंट अगर हम ये शो कर पाए कि ये एलिमेंट है, देखिए ये खुद से रिलेट नहीं कर रहा, तो इसका मतलब रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ। वो सभी के लिए होना चाहिए। नाउ सिमेट्रिक रिलेशन। देखिए सिमेट्रिक रिलेशन में क्या होता है कि अगर ए एलिमेंट बी एलिमेंट से रिलेट करता है तो बी एलिमेंट भी ए एलिमेंट से रिलेट करना चाहिए। देखिए यहां पर 1 लेस देन इक्वल टू 2 क्यूब होता है, इट मींस 1 2 बिलोंग्स टू आर, इट मींस 1 2 बिलोंग्स टू आर। लेकिन 2 लेस देन इक्वल टू 1 नहीं होगा, बट 2 लेस देन इक्वल टू 1 क्यूब नहीं होगा। इट मींस कि 2 1 डज नॉट बिलोंग टू आर, ये आर को बिलोंग नहीं करेगा। और अगर ये आर को बिलोंग नहीं करेगा तो फिर आर सिमेट्रिक भी नहीं होगी, क्योंकि 1 तो 2 से रिलेट कर रहा है लेकिन 2 1 से रिलेट नहीं कर रहा है। तो इट मींस आर इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। थर्ड वन इज ट्रांजिटिव रिलेशन। देखिए ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या होता है, अगर ए बी से रिलेट करे, बी सी से रिलेट करे, तो ए को सी से रिलेट करना चाहिए। ठीक है, जैसे हम देखें कि जो 9 लेस देन इक्वल टू 3 क्यूब होता है, 9 लेस देन इक्वल टू 3 क्यूब, इट मींस कि 9 3 बिलोंग्स टू आर होगा, एंड 3 लेस देन इक्वल टू 2 क्यूब होता है, तो इट मींस 3 2 बिलोंग्स टू आर होगा, बट 9 लेस देन इक्वल टू 2 क्यूब नहीं होगा, तो इट मींस 9 2 डज नॉट बिलोंग टू आर। ए बी से रिलेट कर रहा है, बी सी से रिलेट कर रहा है, लेकिन ए सी से रिलेट नहीं कर रहा है, तो इट मींस आर इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। तो दो टाइप इसमें बनती है, या तो हम ये रिलेशन को प्रूव करें कि रिलेशन है, तो उसको प्रॉपर तरीके से प्रूव करेंगे, प्रॉपर प्रोसीजर से प्रूव करेंगे, या फिर हम रिफ्यूज करेंगे कि ये रिलेशन नहीं है। रिफ्यूज करने के लिए ओनली वन एग्जांपल इज सफिशिएंट। तो ये था रिलेशन कंप्लीट चैप्टर। हमने शुरुआत से शुरू किया और एंड तक हम पहुंचे। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। आपका कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो, उसको भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट चैप्टर में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।